अधिकार क्या होता है? जैसे आपके साथ कोई भेदभाव ना हो, राज्य आपके ऊपर कोई एक तरह से दुराचार ना करे, कोई जबरदस्ती ना करे, कोई आपको जो है अवसर लेने में समानता में परेशानी ना क्रिएट करे, कोई आपके साथ असमानता का बिहेवियर ना हो। संविधान में अधिकारों को किस स्वरूप में या किस लक्ष्य के साथ या किस मोटिव के साथ डाला गया है और उसका असल औचित्य क्या है, मायना क्या है, और अगर उसको किसी तरह से छेड़ने का प्रयास होता है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पीडब्ल्यूआर हिंदी मीडियम क्लास 11-12 में। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? 20 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज में लगातार एक एक चैप्टर्स को आप 20-20 मिनट में 25-25 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं और उसी कड़ी में उसी क्रम में आज एक और क्लास 11 का चैप्टर लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब भी संविधान की बात होगी, मौलिक अधिकारों की चर्चा किए बिना तो बात अधूरी ही है। तो आज हम बहुत जल्दी में, वैसे तो ये इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें 20 घंटे की भी क्लास पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हो सकते हैं उनको हम देखकर एक बार देखेंगे कि संविधान में अधिकारों को किस स्वरूप में या किस लक्ष्य के साथ या किस मोटिव के साथ डाला गया है और उसका असल औचित्य क्या है, मायना क्या है, और अगर उसको किसी तरह से छेड़ने का प्रयास होता है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में बेसिकली हम संविधान में अधिकारों को देखेंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है, इससे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं और हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में अधिकार क्या है, अधिकार क्या होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो अधिकार वो है जो हमारे दावे हैं, वो अधिकार वो चीजें हैं जिनकी मान्यता प्राप्त है समाज से और जो हमें मिलनी ही मिलनी चाहिए, जिस पर अंकुश लगाना जीवन जीना या गरिमापूर्ण जीवन जीने पर अंकुश लगाने के समान माना जाता है। अगर हम देखें तो अधिकार क्या है? वे दावे हैं जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और जिन्हें कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। जैसे हमारे देश में संविधान ने लागू किया है कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में अधिकार होंगे। अब ये किसी से मांगने नहीं है, ये हमें मिला हुआ है। और ये कहां मिला हुआ है प्यारे बच्चों? अधिकारों के घोषणा पत्र में। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? अधिकारों का घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों का सूचीबद्ध होना। अधिकारों का सूचीबद्ध होना, सूचीबद्ध होना। जिस प्रकार हमारे संविधान में अधिकारों को क्या किया गया है? एक सूची में बांध दिया गया है कि लो भैया, ये तुम्हारे अधिकार हैं। जैसे अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स है, इसी तरह से जब अधिकारों को सूचीबद्ध करके नागरिकों को प्रदान किया जाता है, यह अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाता है। और वो क्या है? समाज द्वारा भी मान्यता प्राप्त है और कानून द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। अधिकार केवल कानूनी सुरक्षा नहीं, वे न्यूनतम परिस्थितियां हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जरूरी है। आप जीवन जीना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, तो जो मिनिमम कंडीशंस चाहिए, जो न्यूनतम आपकी कह सकते हैं परिस्थितियां होनी चाहिए अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, वो परिस्थितियां ही आपका अधिकार है। जैसे आपके साथ कोई भेदभाव ना हो, जैसे आपको कोई जो है राज्य आपके ऊपर कोई एक तरह से दुराचार ना करे, कोई जबरदस्ती ना करे, कोई आपको जो है समानता अवसर लेने में समानता में परेशानी ना क्रिएट करे, कोई आपके साथ असमानता का बिहेवियर ना हो। ये सब क्या है? मिनिमम परिस्थितियां हैं, वही आपको अधिकार देती है। दावा और मान्यता। अधिकार का अर्थ है कि मैं समाज से अपने लिए क्या उम्मीद कर सकता हूं और समाज को मेरे प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए। यहां एक बात आपको ध्यान रखना है, यहां जो अधिकार हैं ये राज्य पर अंकुश भी लगाते हैं, अंकुश भी लगाते हैं। यानी मेरा क्या दावा है, मैं क्या समाज से मांग सकता हूं और समाज या राज्य मेरे से कैसा बिहेव करेगा, ये मेरा अधिकार है। कोई मेरे से भेदभाव तो नहीं करेगा, कोई मेरे साथ छुआछूत तो नहीं करेगा, मैं नौकरी लेने जाऊंगा तो मुझे नौकरी का फॉर्म भरने से तो नहीं रोकेगा, नहीं। तो यही आपका अधिकार है। और राज्य जिसको शक्तियां प्राप्त हैं, वो एक तरह से उन शक्तियों पर अंकुश लगाया जाता है कि तुम किसी के साथ मनमाना काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस आदमी को समानता का अधिकार मिला हुआ है, इस आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, छुआछूत के खिलाफ अधिकार मिला हुआ है। यही आपका अधिकार है जो समाज को आपसे अच्छे से पेश आने पर मजबूत करता है, आपका दावा बनाता है कि समाज आपके साथ, राज्य आपके साथ अच्छे से पेश आए। तो अधिकार का यह मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। अधिकार क्यों जरूरी है? गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए।
हम जीवन तो भेड़ बकरियां भी जीती हैं, पर आप सम्मान से जीवन जी सकें, आपके साथ कोई भेदभाव ना करे, आपको नीचा ना दिखाए, आपके साथ एक तरह से कोई दुराचार ना हो, शोषण ना हो, इसके लिए अधिकार जरूरी है। कौन किसको बचाने वाला है? कोई किसी को पूछने वाला है? कोई किसी को थप्पड़ मारता है सड़क पे, कोई बचाएगा नहीं, लेकिन अधिकार आपको बचाएंगे। लोकतंत्र का आधार, अगर अधिकार नहीं है तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र क्या है? लोग अपनी सरकार चुने, सबको वोट डालने का अधिकार हो, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार हो, सबको अपनी नीति बनाने का अधिकार हो। अब अगर आपके पास अधिकार ही नहीं है तो कैसे होगा? जो सत्ता में बैठेगा वो आपको मारेगा, पीटेगा, जेल में डालेगा। प्रेस में स्वतंत्र, जो प्रेस में कोई उसके खिलाफ लिखेगा उसको जेल में डाल देगा, है ना। कोई अच्छा बोलना चाहेगा उसका मुंह बंद करवा देगा। लेकिन अधिकार अगर है तो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जो अधिकार होते हैं वो लोकतंत्र का आधार भी होते हैं और वो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक मौका देते हैं। तो अगर लोकतंत्र बचाकर रखना है तो अधिकार होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। समान अवसर, अधिकार क्यों जरूरी है? अगर हमको हर जगह अवसर की समानता चाहिए, जैसा एक व्यक्ति अवसर पा रहा है वैसा ही मुझे भी अवसर मिले, अगर ऐसा करना है तो हमारे पास अधिकार होने चाहिए। अभी हम देखेंगे अनुच्छेद में बहुमत के अत्याचार से सुरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कोई देश है, उस देश में एक वर्ग के 70% जनसंख्या है। अब अगर मान लीजिए 30% लोगों को अधिकार नहीं मिला हुआ है तो उनके साथ अत्याचार हो सकता है। पता लगा कि ये 70% लोग कहेंगे कि नहीं, हम इन 30% लोगों को जीवन ही नहीं जीने देंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो बहुमत के अत्याचार का मतलब कि जिसकी संख्या ज्यादा है वो कम संख्या वालों पर हावी न हो, तो इसलिए अधिकार जरूरी है। जैसे भारत के संविधान में सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, अपने पंथ को मानने की आजादी है, चाहे वो किसी धर्म का हो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, इसकी आजादी है। तो ये अधिकार बचाते हैं। अधिकार क्या करता है? बहुमत के अत्याचार से अल्पसंख्यक को या अल्प मत वाले के लोगों को बचाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए अधिकार जरूरी है। अब सीधे आते हैं कि भारत के संविधान में अधिकार क्या है। आप जानते हो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार प्यारे बच्चों दिए हुए हैं। भाग 3, भारत के संविधान का भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा, कि राज्य किसको कहा जाएगा, किसको किसको सरकार माना जाएगा। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन बताता हूं आपको अभी। देखो इसका मतलब क्या होता है, डिटेल में तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों को दबाएगा तो उस कानून को खत्म मान लिया जाएगा। सीधे सीधे मौलिक अधिकारों की शुरुआत करने से पहले अनुच्छेद 13 में बोल दिया, कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकार के रास्ते में आएगा तो उस कानून को खत्म मान लिया जाएगा। अब आइए अनुच्छेद 14 से। सबसे पहला अनुच्छेद 14 क्या कहता है प्यारे बच्चों? कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी पंथ के हो, किसी क्षेत्र के हो, किसी लिंग के हो, किसी जाति के हो, सब बराबर होंगे। और कानून के समक्ष, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा है कि कानून का समान संरक्षण, इसी का एक हिस्सा है कानून का समान संरक्षण, यानी इक्वल्स अमॉन्ग द इक्वल्स। जो कानून एक वर्ग के लिए है, उस वर्ग में एक व्यक्ति के लिए वो सब पर लागू होगा। जैसे मान लीजिए दौड़ने वाले लोगों की टीम है, तो दौड़ने वाले लोगों को जीतने की जो शर्त होगी वो सबको एक जैसी होगी। एग्जाम लिख रहे हैं लोग तो सबकी एक शर्त होगी। कोई पानी में तैरने वाले लोग हैं उनकी एक शर्त होगी, है ना। किसान है उनकी, मतलब ये होता है कि एक ग्रुप का एक जैसा नियम होगा। भाई पहले तो ये बोल दिया कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे राजा मर्डर करे या रंक मर्डर करे एक ही सजा मिलेगी। और एक ये होता है कि भाई जो एक ग्रुप है उसमें एक जैसा व्यवहार बढ़ता जाए। स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक जैसा देखा जाए, डॉक्टर्स हैं उनको एक जैसा देखा जाए। तो ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में है कि भेदभाव का निषेध, किसी प्रकार का भेदभाव धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर नहीं किया जाएगा। मैं इस धर्म का हूं तो मुझे ज्यादा वरीयता मिले, वो दूसरे धर्म का है तो उसे कम वरीयता मिले, वो इस जाति का है तो उसे ज्यादा वरीयता मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अनुच्छेद 16 यहीं पर आता है जो यहां पर नहीं मेंशन है। अनुच्छेद 16 क्या है? अवसर की समानता, अवसर की समानता, यानी नौकरी निकलेगी तो चाहे किसी भी जाति धर्म पंथ का आदमी हो उसको उसका अवसर दिया जाएगा। यह नहीं कहा जाएगा कि फला जाति का व्यक्ति ही अप्लाई करेगा, फला धर्म का व्यक्ति ही अप्लाई करेगा, नहीं, अवसर की समानता सबको होगी। लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, इसी 16 में अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। आरक्षण जिसे आप रिजर्वेशन कहते हैं,
कि कह तो दिया गया कि अवसर में सबको समानता दी जाएगी, लेकिन जो वर्ग समाज में पिछड़ा हुआ है उसको कुछ विशेष वरीयता दिया जा सकता है, उसको अवसर की समानता में बाधा नहीं माना जाएगा। बोल दिया गया कि सबको बराबर का अवसर मिलेगा, लेकिन अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अगर वो बहुत दिनों से समाज में पिछड़ा हुआ है तो नौकरियों में, शिक्षक संस्थानों में उनको विशेष सुविधा दी जा सकती है। यह अनुच्छेद 16(4) में, बहुत लंबा टॉपिक है पर मैं आपको क्विक रिवीजन में बता रहा हूं। तो अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16(4) में विशेष प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 17, देखो जब हमारा प्यारे बच्चों संविधान बना, एक ऐसा समय है जब जाति के नाम पर मैं आपको नहीं छूऊंगा, अरे तुमने मेरा पानी छू दिया मैं नहीं पीऊंगा, यह समस्या थी। इसको दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, यानी कोई किसी को छूने से मना नहीं कर सकता, वरनता वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 18 भी है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 यही मैं समझा देता हूं आपको। अनुच्छेद 18 का भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अनुच्छेद 18 में टाइटल्स यानी कि कोई भी उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, जैसे चौधरी जी, साहब जी, राय बहादुर, जमींदार साहब, कोई टाइटल नहीं लगाएगा। जो उपाधियां सरकार देती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह की उपाधियों को छोड़ के कोई अपनी उपाधि लेकर नहीं घूमेगा। तो अनुच्छेद 14 सबको कानून के समान समानता होगी कानून के सामने। अनुच्छेद 15 किसी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत होगा। अनुच्छेद 18 सभी प्रकार के उपाधियों का अंत, इसको कहते हैं समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक चलता है। आइए उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। सबसे पहला अनुच्छेद 19 कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। अपनी बात कहना, इकट्ठा होना, संगठन बनाना, कहीं भी देश में जाना, किसी व्यवसाय को फॉलो करना, कहीं बस जाना, ये सब इसमें शामिल है। हर तरह की स्वतंत्रता, चुप रहना भी इसमें, बोलने की आजादी मतलब चुप रहने की भी आजादी है, ध्यान रखिएगा। तो जितना आप प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लोगों के बोलने की स्वतंत्रता की बात करते हैं, घूमने फिरने, देश में कहीं आने जाने की बात करते हैं, ये सारी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। फिर अनुच्छेद 20 आता है, आर्टिकल 20, ठीक है। अनुच्छेद 20 में प्यारे बच्चों एक तरह से अपराध से संबंधित जो अधिकार आपको मिले हुए हैं, यानी जैसे किसी व्यक्ति को आप ये मजबूर नहीं करेंगे कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, किसी व्यक्ति को एक ही जुर्म की 2 बार सजा नहीं देंगे, कोई व्यक्ति जो गुनाह के समय मौजूद नहीं था उसको उसकी सजा नहीं देंगे। तो अनुच्छेद 20 एक तरह से प्रोटेक्शन देता है कि अगर आपको राज्य फंसाना चाहे, राज्य आपको गलत तरीके से आपके ऊपर एक तरह से शोषण चाबुक चलाना चाहे, तो आपके पास अधिकार है। राज्य जबरदस्ती आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, आपको जबरदस्ती उस गुनाह की सजा नहीं दे सकती जहां आप नहीं थे, ठीक है। यह ध्यान रखना। खुद स्वयं के खिलाफ गवाही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जीवन जीने का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जीवन जीने का अधिकार गौरवपूर्ण, ध्यान रखना, गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को सरकार कह रही है कि डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है, और उसका जीवन कोई नहीं छीन सकता राज्य के बनाए हुए तरीकों के अलावा। जैसे राज्य ही कह दे कि फांसी दे दो तो अलग बात है, वरना कोई किसी का जीवन नहीं छीन सकता। तो जीवन जीने का जो अधिकार है, और ये कभी कैंसिल नहीं होता, इमरजेंसी में भी नहीं होता, ये अनुच्छेद 21 में है, और उसमें कई चीजें शामिल की गई हैं। अब जीवन जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार इसमें दे दिया गया। अभी आपने देखा एक व्यक्ति को जो है मेडिकल सपोर्ट हटाकर और मर जाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वो भी इसमें शामिल है। महिलाओं को मासिक धर्म में स्वच्छता का जो अधिकार है वो भी इसमें शामिल है। तो जीवन जीने का जो अधिकार है, गौरवपूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21A बाद में जोड़ा गया प्यारे बच्चों, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा करने की बात की गई। आगे बात समझ में, यानी जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा मुफ्त और निःशुल्क मिलनी चाहिए, यह अनुच्छेद 21 है। और अनुच्छेद 22 में प्यारे बच्चों कुछ विशेष और आपको गिरफ्तारी के समय के अधिकार दिए गए हैं। जैसे 24 घंटे के अंदर आपको, अगर आप गिरफ्तार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, आपको वकील मिलना चाहिए, आपको कारण पता होना चाहिए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, यह अनुच्छेद 22 में है।
और अनुच्छेद 22 में ही एक और इंपॉर्टेंट प्रावधान है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी अगर सरकार को लगता है कि आप समाज के लिए खतरा है तो आपको गिरफ्तार करके रख सकती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अनुच्छेद 19 से 22 तक के स्वतंत्रता का अधिकार का रिवीजन करें तो भाषण और अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19, जीवन ये अपराध के समय आपके मिलने वाले अधिकार अनुच्छेद 20, जीवन जीने का अधिकार गौरवपूर्ण अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार 21A, और 22 में आपको जब गिरफ्तारियां होती हैं उससे संबंधित जो अधिकार है अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार भी समझ में आया होगा। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों अनुच्छेद 23 और 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। बेगार, मुफ्त में जबरन मजदूरी या गुलामी आपसे कोई नहीं करा सकता, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते, काम करवा ही नहीं सकते। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23-24 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उसने जीवन के किन बारीकियों को छुआ है जिनसे आपके जीवन के प्रभावित होने का सबसे ज्यादा चांस है। भाई सरकार पकड़ के किसी को जेल में डाल देगी, किसी को जीने नहीं देगी, बच्चों से मजदूरी करवाई जाएगी, छुआछूत कराई जाएगी, जो आपके डेली जीवन में आपके जीवन को, इसीलिए इसका नाम है मौलिक, बेसिक है, बिल्कुल फंडामेंटल है, जिनके बिना कोई जीवन नहीं जी सकता ठीक से, वो राइट्स इसमें दिए गए। ये खूबसूरती है इन राइट्स की, और आगे अनुच्छेद 32 में और खूबसूरती पता चलेगी। इसके बाद प्यारे बच्चों धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है, जिसमें किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आप हिंदू बन जाइए, मुस्लिम होइए, सिख होइए, ईसाई होइए, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। आप किसी धर्म को प्रैक्टिस यानी कि उसको जैसे पूजा पाठ के तौर तरीके, पद्धति, रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। टेंट लगाइए, कुर्सी लगाइए, हरे राम कहिए, अल्लाह अकबर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात कहिए, आप अपने धर्म को प्रचारित करिए, उसके प्रवचन करिए, उसके मरगज लगाइए, इन सारी चीजों की आजादी जो है अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। अनुच्छेद 29 से 30 ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। इसमें अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बहुमत के अत्याचार से बचना, तो जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, और देखो हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है। जब देश को आजादी मिली थी, देश में धर्म के नाम पे विभाजन हो रहा था, भारत के खिलाफ यह प्रचार हो रहा था कि भारत में मुसलमानों का कोई भविष्य नहीं है, अल्पसंख्यकों का कोई भविष्य नहीं है। तो हमारे संविधान ने गारंटी करी कि नो, दिस इज नॉट करेक्ट। हमारे संविधान ने लिखा अल्पसंख्यक जो होंगे, जिनकी संख्या कम है, वो अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का उनको अधिकार है। वो अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जो कदम चाहे उठा सकते हैं, और अपने पसंद के शिक्षण संस्थान जैसे मदरसे चल रहे हैं वो उसको खोल सकते हैं, ताकि वो अपने पसंद के धर्म का प्रचार कर सकें, उनमें लोगों को एजुकेट कर सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। देखो बेटा, मौलिक अधिकार पर एक एक आर्टिकल पर एक एक घंटे का लेक्चर हो सकता है। मैं आपको सिर्फ 20 मिनट में ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जब अनुच्छेद आए तो आप रिकॉल कर सकें कि इस अनुच्छेद का क्या अर्थ है। इस वीडियो को जब आप 3-4 बार देखोगे तो आपको ये चीजें कम से कम बेसिक समझ आ जाएंगी, फिर डिटेल में तो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ही। इसके बाद सबसे खूबसूरत, जिसको भीमराव अंबेडकर साहब ने मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा है, देखो अनुच्छेद 31 तो हटा दिया गया है, उसको अब संपत्ति का अधिकार था, उसको अब समान अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A में। अब आते हैं अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह संविधान का हृदय और आत्मा है। इसका अर्थ यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति या राज्य किसी के मौलिक अधिकारों को छीनता है तो व्यक्ति सीधे कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आपके समानता का अधिकार छीना जा रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा है, धर्म का अधिकार छीना जा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है प्यारे बच्चों? रिट जारी करती है। रिट जारी करती है, और रिट जारी करके वो पूछती है कि अधिकार किस लिए छीने गए हैं, अधिकार छीनने का आधार क्या है। अब ये कौन कौन से रिट हैं? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध।
अब देखो ये 5 प्रकार के रिट है, माने जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट ये 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को अगर सरकार ने कब्जा कर लिया है, कैप्चर मतलब कि मान लीजिए कि कोई गायब है, उसको अरेस्ट किया गया है, तो कहेगी कि उसको सामने लाओ, कहां रखे हो तुम, कहीं मार तो नहीं दिया। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं कि ऐसा करो, ठीक है। उत्प्रेषण, मान लो जो नीचे की कोर्ट में कोई केस है उसको ऊपर मंगवा सकती है। अधिकार प्रेक्षा, पूछ सकती है कि किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने किस अधिकार से यह काम किया है, ठीक है। प्रतिषेध, कोई नीचे अदालत में कार्रवाई चल रही है, केस चल रहा है, उसको सुनने से रोक सकती है। ये 5 प्रकार के रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, अगर किसी का मौलिक अधिकार छीना जाता है। तो इस तरह अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक के ये मौलिक अधिकार हैं, जिसमें अनुच्छेद 32 एक तरह से मौलिक अधिकारों को बचाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का मौलिक अधिकार या राज्य किसी का मौलिक अधिकार छीनेगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट दखल देती है। अंत में जल्दी से हम थोड़ा सा अनुच्छेद 36 से 51 में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको कहते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए क्या है कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत चीजें मौलिक अधिकारों में डाल दी गई, लेकिन संविधान निर्माताओं की भावना थी कि सरकार को कुछ और जरूरी काम करने चाहिए, परंतु उसको कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता था। मौलिक अधिकार में तो जो चीजें लिखी है वो कंपलसरी माननी पड़ेगी, पर नीति निर्देशक तत्व तो बनाया गया कि यह सरकार पर थोपा नहीं जा सकता कि इसके खिलाफ कोर्ट जाओ, नहीं सरकार करेगी तो, पर सरकार को करना चाहिए। तो जो सरकार को करना चाहिए, जहां से नीति लेकर सरकार को काम करना चाहिए, वो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया, जिसमें सरकार को कहा गया कि वो सामाजिक न्याय करे, सबको सामाजिक रूप से समान करने की कोशिश करे, वो आर्थिक न्याय करे, ठीक है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दे। यह अनुच्छेद 36 से 51 में डाला गया। अंतर मौलिक अधिकार लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य बनाना है कि राज्य सबकी चिंता करे, राज्य सबके भले के लिए काम करे। हालांकि इसके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता अगर राज्य नहीं करेगी तो। हां, जनता वोट डाल के अपना गुस्सा निकाल सकती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। नीति निर्देशक तत्व तो समाज की भलाई के लिए सरकार को निर्देश देते हैं। तो जहां मौलिक अधिकार सरकार पे अंकुश लगाते हैं कि तुम सरकार होकर लोगों से शोषण मत करना, वहीं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और सरकार को एक तरह का निर्देश देते हैं कि तुम ऐसा करो। एक तरह से मौलिक अधिकार रोकते हैं कि ऐसा मत करना, राज्य ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा भेदभाव नहीं कर सकती, और नीति दे सकता तो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, भाग 4 है। तो भाग 3 मौलिक अधिकार, ठीक है, यह रिवीजन में याद रखिएगा कि संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, ठीक है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक होगा, और संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक होगा। यह क्या है? यह अगर नहीं लागू होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसको, यह क्या है, अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर राज्य ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यह कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों, यह सरकार पर अंकुश लगाती है और दूसरी तरफ यह सरकार को एक तरह का निर्देश देती है कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप कि यह छोटा सा क्विक रिवीजन आपको हमेशा ध्यान रहेगा और आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। आगे के वीडियोस में हम क्लास 11 के 3rd चैप्टर को लेकर आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे और क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, 12 से 35 तक के सारे अनुच्छेदों को दिमाग में बिठाइएगा और कमेंट करिएगा कि आपको किस अनुच्छेद में प्रॉब्लम है, तो हम शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपके डाउट को दूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।